तिवारी CGPSC ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में बात करेंगे। भाग 1 जो कि उसके संघ एवं राज्य क्षेत्रों से संबंधित है कि उसके राज्यों का गठन किस प्रकार होगा, उनमें नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, नए राज्य कैसे बनेंगे, इस संबंध में बात करता है भाग 1, जिनमें अनुच्छेद 1 से 4 तक के वर्णन किया गया है। 1 से 4 अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। 4 अनुच्छेद हैं, 1, 2, 3 और 4। इन 4 अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है भाग 1 में, जो कि उसके संघ एवं राज्यों के निर्माण से संबंधित है कि किस प्रकार वो संघ बनेगा, किस प्रकार का राज्य होगा, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो हम इस पर बात करते हैं अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद 1 भारतीय संविधान भाग 1 का अनुच्छेद 1 क्या बोलता है, ये देखते हैं। देखिए कि जो अनुच्छेद 1 है उसमें चर्चा की गई है कि जितना जो भारत है, भारत, इसके नाम के बारे में बताया गया है और वो किस प्रकार का संघ होगा, इस बारे में बताया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 1 में लिखा क्या गया है। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया, भारत दैट इज इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा। संघ राज्यों का एक संघ होगा। संघ 2 तरीके के हो सकते हैं, एक फेडरल हो सकता है, एक यूनियन हो सकता है, 2 तरीके से। दोनों में अंतर क्या है ये देखते हैं कि फेडरल क्या होता है और यूनियन क्या होता है। जो अमेरिका है उसने संघ की फेडरल संकल्पना को अपनाया है। फेडरल, जहां पर संघ से जुड़े जितने भी राज्य हैं, केंद्र से जुड़े जितने भी राज्य हैं, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त है, स्वायत्तता प्राप्त है अलग होने की। वो जब चाहे अलग हो सकते हैं, किसी भी नियम या संधि का पालन ना होने पर वे राज्य उस संघ से अलग हो सकते हैं। इसे कहा जाता है फेडरल। लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं है। ये यूनियन की संकल्पना भारत द्वारा अपनाई गई है और भारत में जो विभिन्न राज्य केंद्र से जुड़े हुए हैं उन्हें केंद्र से पृथक अपना अस्तित्व बनाने की अनुमति नहीं प्राप्त है। ठीक है, वे अपने आप अलग नहीं हो सकते हैं, केंद्र जब तक ना चाहे। केंद्र की अनुमति के बिना वे राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। इसे कहा जाता है यूनियन। अनुच्छेद 1 में हमने यूनियन शब्द को अपनाया है। यूनियन, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, ये कहा गया है। जिससे 2 चीजें पता चल गई हैं कि भारत का नाम क्या है। हमारे भारतीय संविधान में भारत को किस नाम से जाना जाता है। ये भारत अर्थात इंडिया लिखने का तात्पर्य ये था कि जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो विद्वानों में जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें मतभेद उत्पन्न हो गया कि भारत के को उसके प्राचीन नाम भारत के नाम से संबोधित किया जाए या फिर उसके नवीन नाम जो कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था इंडिया, उसके नाम से संबोधित किया जाए। सबके अपने अपने मत थे, लेकिन जब इस पर एक मत नहीं हो पाए तो इन दोनों ही नामों को संविधान में शामिल कर लिया गया और लिखा गया भारत दैट इज इंडिया, भारत अर्थात इंडिया। ये हमारे भारतीय संविधान में भारत का नाम है। और फिर ये संघ की संकल्पना में हमने यूनियन को अपनाया। यूनियन, मैंने आपको बताया कि यूनियन क्या होता है। ठीक है, तो यूनियन की संकल्पना को हमने संघ में अपना लिया। इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे जो राज्य हैं वो केंद्र से अलग नहीं हो सकते, उन्हें अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए भारत को विनाशी राज्यों का, मतलब राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन केंद्र हमेशा अस्तित्व में रहेगा, केंद्र बना रहेगा। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। हो सकता है राज्य सारे खत्म हो जाएं लेकिन संघ रहेगा, संघ के अंतर्गत सारे राज्य रहेंगे। किसी स्पेसिफिक राज्य का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, उसे संघ में मिलाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो संघ की अनुमति के बिना भारत से अलग हो जाए। इसे कहा जाता है यूनियन, संघ। ठीक है, तो इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 1 में और इसीलिए कहा गया है कि भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, भारत जो कि अविनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यह अनुच्छेद 1 था, इसमें इतनी बात बताई गई है। अब हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद जो 2 है उसमें संसद को शक्ति दी गई है नए राज्यों के गठन की। इसमें उपबंध किया गया है, अनुच्छेद 2 में यह उपबंध किया गया है कि संसद विधि द्वारा निबंधों एवं शर्तों को जो वो उचित समझे। ठीक है, संसद विधि द्वारा निबंधों एवं ऐसी शर्तों पर जिसे वो उचित समझे
भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है। कहने का मतलब ये है कि संसद को जिन नियमों और शर्तों के अनुसार यह उचित लगे कि वो किसी राज्य को प्रवेश कराए। याद रखिएगा, अनुच्छेद 2 और 3 दोनों ही नए राज्यों के निर्माण से संबंधित हैं, लेकिन जो अनुच्छेद 2 है इसमें ऐसे क्षेत्रों का भारत में प्रवेश कराया जाएगा जो भारत द्वारा या तो किसी संधि के द्वारा या युद्ध के द्वारा या किसी अन्य तरीके से उस पर आधिपत्य किया गया हो भारत के द्वारा और फिर उसे भारत संघ में शामिल किया जा रहा हो, तब अनुच्छेद 2 का पालन किया जाता है। अनुच्छेद 3 में भारत में जो राज्य पहले से बने हुए हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन करके नए राज्य बनाने का गठन करने का प्रावधान है। उनकी सीमाओं के क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए हम अनुच्छेद 3 को फॉलो करते हैं, लेकिन यदि हम नए राज्य का प्रवेश करते हैं, जैसे कि किसी क्षेत्र में युद्ध हुआ और वो क्षेत्र भारत द्वारा जीत लिया गया, तब उस राज्य को जब भारत में अपनाया जाएगा तो उसे अनुच्छेद 2 के द्वारा अपनाया जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि निबंधों एवं शर्तों के अनुरूप जो संसद उचित समझे। याद रखिएगा, नए राज्यों का प्रवेश केवल संसद की अनुमति पर ही हो सकता है। केवल संसद ही नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है और कोई नहीं। ठीक है, तो संसद विधि के अनुसार निबंधों एवं ऐसी शर्तें जो उसे उचित लगे, जो संसद को उचित लगे, उस शर्त के अनुसार भारत जो संघ है उसमें नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे हो सकता है नए राज्यों का प्रवेश। देखिए, जो हमारा सिक्किम राज्य है, वर्तमान में एक राज्य है, इसे भारत संघ में प्रवेश कराया गया था। पहले ये भारत का हिस्सा नहीं था। इसे अनुच्छेद 2 के द्वारा 35वां संविधान संशोधन करके 35वां संविधान संशोधन 1974 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। संयुक्त राज्य या इसे अर्ध राज्य भी आप कह सकते हैं। इसके लिए 35वां अमेंडमेंट किया गया था 1974 में, इसे संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था और इस अनुच्छेद 2 में 2A जोड़ा गया था जो कि सिक्किम के प्रवेश से संबंधित था। सिक्किम राज्य के प्रवेश से संबंधित था संयुक्त राज्य। इसे इंग्लिश में एसोसिएट स्टेट कहा जाता है। संयुक्त राज्य, एसोसिएट स्टेट, इसे संयुक्त राज्य बनाया गया था। लेकिन इसके तुरंत पश्चात 36वां अमेंडमेंट करके 36th अमेंडमेंट के द्वारा इस संयुक्त राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और जो अनुच्छेद 2 मैंने आप 2A बताया था, अनुच्छेद 2A जो कि सिक्किम के लिए जोड़ा गया था, इसे विलोपित कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया 36वां अमेंडमेंट 1974 करके। इस प्रकार सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया जो कि अभी तक भारत संघ का हिस्सा नहीं था। 1974 में इसे पूर्ण राज्य घोषित किया गया 36वां संविधान संशोधन करके। इस प्रकार जो नए राज्य होंगे जो कि भारत द्वारा आधिपत्य किए जाएंगे उसे अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हम भारत संघ में प्रवेश कराएंगे। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 भी नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है, लेकिन इसमें बताया गया है कि संसद जो पहले से भारत संघ में राज्य सम्मिलित हैं, जो बने हुए राज्य हैं, उनमें संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र में उसकी सीमा में या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये अधिकार संसद के पास है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। जैसा कि आपने देखा है कि मध्य प्रदेश को अलग करके 2 राज्य बनाए गए, छत्तीसगढ़ और MP। ये बनने का जो नियम है, जो कानून है, वो अनुच्छेद 3 के अनुसार है। अनुच्छेद 3 के अनुसार ही छत्तीसगढ़ को नया राज्य बनाया गया है। हम देख रहे हैं कि पहले MP जो था वो एक राज्य था, इसकी सीमा में परिवर्तन किया गया, इसके क्षेत्र में परिवर्तन किया गया और इसका नया नामकरण किया गया और एक नया राज्य अस्तित्व में आया जिसे हम कहते हैं छत्तीसगढ़। ठीक है, इसी प्रकार उत्तराखंड है, ठीक है, जो कि यूपी से अलग होकर एक नया राज्य बना था। झारखंड है जो कि बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। तो इन जो राज्यों का निर्माण किया गया है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया गया है। इस राज्य निर्माण की एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा इस राज्य का निर्माण किया जाता है। यदि संसद को किसी भी राज्य की सीमा में, क्षेत्र में या नाम में परिवर्तन करना होता है तो इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है।
राष्ट्रपति के अनुमति के बिना ऐसा विधेयक किसी भी संसद में नहीं रखा जा सकता है जो कि उसके नामकरण, क्षेत्र या सीमा से परिवर्तन के संबंध में हो। यदि किसी भी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करना है तो इसकी सिफारिश राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति जब ऐसी सिफारिश करता है तब ही इसे किसी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन संसद में लाने से पहले इसे उस राज्य के विधानमंडल को विचार के लिए भेजा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा ही। राष्ट्रपति उस राज्य, जिस राज्य का क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करना है, उस राज्य के विधानमंडल को, उस राज्य की विधानसभा को ये प्रस्ताव भेजेगा और उस पर विचार करने के लिए कहेगा। वो उसे एक निर्धारित समय देगा कि इस समय के भीतर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करें। यदि निर्धारित समय में वो राज्य प्रतिक्रिया प्रदान कर देता है तो फिर इसे संसद में रखा जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा में, वहां पर इसकी चर्चा होगी और सामान्य बहुमत से यदि इसे पारित कर दिया जाता है, याद रखिएगा सामान्य बहुमत से यदि इसे पारित कर दिया जाता है तो नए राज्य का नाम परिवर्तन या नए राज्य का गठन या क्षेत्र में परिवर्तन हो पाएगा। यदि मान लीजिए किसी वजह से विधानसभा में जो विधेयक रखा गया था राष्ट्रपति के द्वारा विचार के लिए जो भेजा गया था, उस विधेयक में सहमति नहीं बन पाई और वो जो समय निर्धारित था उसमें देरी हो गई, तो राष्ट्रपति चाहे तो इस समय को बढ़ा सकता है या फिर उस निर्धारित समय में यदि प्रतिक्रिया मिल गई और कोई राज्य चाहता है कि वो ना भी बनाए, उसके नाम में परिवर्तन ना हो, वो अपने विचार केवल रख सकता है। संसद इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होगी। याद रखिए, संसद इसे मानने के लिए जो विचार विधानमंडल द्वारा भेजा गया है उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होगी। ये जो राज्य बनेंगे वो पूर्ण रूप से संसद के विचार पर, संसद की अनुमति पर, उनकी अनुशंसा पर ही बनेंगे। आवश्यक नहीं है कि विधानमंडल जो उसको विचार प्रकट किया है, जो उसमें संशोधन करने के लिए कहा है, वह उस पर प्रतिक्रिया दे। वो अपने अनुसार राज्यों का निर्माण करेगी संसद। इस प्रकार अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। ये उसकी प्रक्रिया थी। जब संसद में रखा जाएगा ये विधेयक तो उस पर चर्चा की जाएगी और समान बहुमत से यदि वो पास हो जाता है तो नए राज्यों का गठन, उनका नामकरण या उनके नाम में परिवर्तन हो पाएगा। इस प्रकार ये 3 अनुच्छेद थे। इसके बाद जो चौथा अनुच्छेद है, भाग 1 का चौथा अनुच्छेद, उसमें अनुसूची 1 और 4, मैंने आपको अनुसूची वाले भाग में बताया था कि अनुसूची 1 जो है वो भारत के संघ एवं राज्यों से संबंधित है और अनुसूची जो 4 है वो राज्यसभा को आवंटित सीटें, जो विभिन्न राज्यों से राज्यसभा को सीटें आवंटित की गई हैं, उनके संबंध में। यदि समझिए कि इस प्रक्रिया के अनुसार किसी नए राज्य का गठन होता है या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाता है, किसी भी प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण उसमें हमें संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें संशोधन के लिए जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो विधियां बनाई गई हैं, इन विधियों के अनुरूप अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन करने के लिए जो प्रक्रिया बनाई गई है, जो संशोधन बनाया गया है कि किस प्रकार से उसका संशोधन होगा, ये इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 में अनुसूची, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन के लिए दूसरे और तीसरे अनुच्छेद में जो विधियां बताई गई हैं उनकी चर्चा की गई कि कैसे उसमें परिवर्तन किया जाएगा। इस प्रकार ये 4 अनुच्छेद हैं जो कि भाग 1 में वर्णित हैं। इसके आगे हम बात करेंगे राज्यों के फॉर्मेशन के बारे में, राज्यों के गठन के बारे में कि किस प्रकार से भारत संघ में विभिन्न राज्यों को शामिल किया गया, इनका गठन कब किया गया। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे विभिन्न राज्यों के गठन के बारे में कि उनका गठन किस प्रकार से और कब किया गया है, वो ईयर कौन सा था, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब भारत देश स्वतंत्र हुआ, जब उसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो उस समय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया अंग्रेजों के द्वारा और उसमें ये बात रखी गई कि भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो उसके एक तो ब्रिटेन का जो उस पर आधिपत्य था वो समाप्त हो जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, और दूसरी बात क्या होगी कि जो भारत देश की जितने भी रियासतें थी जो कि अभी तक ब्रिटिश साम्राज्य से जो संधियां की थी, जो शर्तें लागू हुई थी, वो सभी शर्तें समाप्त हो जाएंगी। ये दोनों बातों का उल्लेख किया गया था। भारत के जो अधिनियम पारित हुआ था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसमें ये वर्णित था। जब भारत देश 1947 में स्वतंत्र हुआ तो जितनी भी रियासतें थी,
सभी एक साथ स्वतंत्र हो गए, सब स्वतंत्र हो गए, सबके पास अब अपना अस्तित्व था, सब अलग रियासतें हो गई, उन पर अब किसी का आधिपत्य नहीं था। हमें भारत को एक संघ बनाना था, एक अखंड भारत बनाना था, लेकिन अभी तो रियासतें अलग थी, ठीक है। तो सभी रियासतें, उस समय जब स्वतंत्र हुआ था भारत, तो भारत में टोटल रियासतों की संख्या थी 562, जिसमें पाकिस्तान को भी हम शामिल करते हैं। 562, जब यदि पाकिस्तान को शामिल किया जाए तब 562 होती है टोटल रियासत। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपको पता होगा पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया, और जब पाकिस्तान का विभाजन किया गया तो इन 562 में से 10 रियासतें जो थी वो पाकिस्तान के पास चली गई, और भारतीय जो सीमा क्षेत्र था उसके अंतर्गत 552 रियासतें शामिल हुई। 552, ये 552 की 52 रियासतें प्रारंभ में भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी। इन्हें शामिल करने के लिए इन 552 देशी रियासतों को, 562 थे शुरू में, 10 पाकिस्तान में चले गए, अभी बाकी हैं भारत में 552, ठीक है। उस तत्कालीन स्थिति में 552 रियासतें बाकी थी। इन 552 रियासतों को भारत संघ में शामिल करने के लिए देशी रियासत समिति का गठन किया गया। देशी रियासती समिति कहा गया। इसका गठन 22 जून 1947 को किया गया। 22 जून 1947 को विभिन्न देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल कराने के उद्देश्य से देशी रियासत समिति का गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया 22 जून 1947 को, और उनकी सहायता के लिए 2 और सदस्य थे, जिनमें से एक थे वीपी मेनन और दूसरे थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन तीनों ने मिलकर अपने सहयोग से विभिन्न देशी रियासतों को मनाने की कोशिश की कि वे भारत संघ में शामिल हो जाएं। इनकी कोशिशों के बाद 549 जो देशी रियासतें थी वो भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जो 3 देशी रियासत थी, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, ये 3 रियासतें अब भी भारत संघ में विलय नहीं होना चाहती। इनके समझाने के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल के 549 जो देशी रियासतें थी वो भारत संघ में शामिल होने के लिए तैयार हो गई। लेकिन 3 देशी रियासतें, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, ये 3 रियासतें अब भी भारत संघ में विलय नहीं होना चाहती थी। इन्हें विलय करने के लिए 3 अलग अलग प्रक्रिया अपनाई गई। जैसे कि जब जूनागढ़ को विलय किया गया तो जूनागढ़ की जो स्थानीय जनता थी, उनका राजा उस रियासत को छोड़कर चला जाता है, जिसके कारण वहां पर जनमत संग्रह कराया जाता है। जनमत संग्रह से तात्पर्य वहां के लोगों से पूछा जाता है कि वो किसमें शामिल होना चाहते हैं, क्या वो भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं। इस पर वोटिंग होती है और वो इससे ये रिजल्ट निकलता है कि वो भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं। इस प्रकार जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ जो देशी रियासत थी उसे भारत संघ में प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद जो दूसरी रियासत थी जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा एक विलय पत्र साइन किया गया। तत्कालीन जो वहां के शासक थे हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कुछ शर्तों और नियमों के अधीन जम्मू और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत संघ में प्रवेश दिलाया गया, जो कि हमेशा चर्चा का विषय रहा है। ये उस समय जो विलय पत्र साइन हुआ था यही है वो कंटेंट, वो कानून जिसके कारण आज जम्मू और कश्मीर जो है वो विवाद का मुद्दा है ना। तो ये उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा साइन किया गया था इस विलय पत्र में, और जो तत्कालीन राजा थे जम्मू और कश्मीर के हरि सिंह, उनके द्वारा इस प्रकार इस विलय पत्र के द्वारा जम्मू और कश्मीर का भारत संघ में विलय कर दिया गया। जो तीसरी रियासत थी वो थी हैदराबाद। हैदराबाद भी भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी। तो हैदराबाद जब लास्ट तक शामिल नहीं हुई तो इसे पुलिस कार्यवाही के द्वारा, सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत संघ में प्रवेश दिलाया गया। इस प्रकार 552 की 52 जो रियासत थी जो भारत सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आती थी, इन्हें भारत संघ में प्रवेश करा दिया गया। चूंकि अब स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी, ठीक है, स्वतंत्र हो चुका था भारत, इसलिए जो विभिन्न भारत के क्षेत्र थे वो संघ में तो प्रवेश कर लिए, लेकिन उनकी मांग थी कि जो राज्यों का गठन किया जाए वो भाषा के आधार पर कर दिया जाए। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात विभिन्न राज्यों द्वारा भाषा के आधार पर पृथक राज्य बनाने की मांग की गई कि भाषा के आधार पर राज्यों का पृथक्करण किया जाए।
यदि हम भाषा के आधार पर राज्यों का पृथक्करण देखें तो इसकी शुरुआत 1912 में हो चुकी थी। 1912 में 3 राज्य बनाए गए, उड़ीसा, असम और बिहार, जो कि भाषा के आधार पर पृथक किए गए थे। और 1920 में नागपुर प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस ने भी इसका समर्थन कर दिया था। 1920 में नागपुर प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस का समर्थन किया गया था, कांग्रेस द्वारा, कि भाषा के आधार पर कुछ नए राज्यों का गठन किया जाए, जिसमें 1912 में पहले 3 राज्य बन चुके थे, उड़ीसा, बिहार और असम। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला राज्य भाषा के आधार पर कौन सा गठित हुआ था, तो वो था उड़ीसा, जो कि 1912 में गठित हो चुका था। पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये जो मांग थी वो प्रबल हो उठी, उग्र हो उठी और विभिन्न राज्यों को भाषा के आधार पर पृथक करने की मांग की गई। अब भारत स्वतंत्र था, उसकी अपनी सरकार थी, अपने लोग थे, इसलिए इस पर विचार करने के लिए क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। इसलिए 1948 में जून 1948 में एक समिति का गठन किया गया, जिसे एस के दर या एस के दर समिति कहा जाता है। एस के दर समिति या दर आयोग के नाम से हम जानते हैं। इसका गठन किया गया 1948 में। यह भाषा के आधार पर राज्यों के पृथक्करण, राज्यों के गठन पर विचार करने के लिए बनाई गई एक समिति थी, जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में प्रस्तुत की थी। दिसंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में उसने बताया कि भाषा के आधार पर यदि राज्यों का गठन किया जाता है तो इससे राज्य की, जो हमारे संघ की एकता और अखंडता है, इस पर प्रभाव पड़ेगा। याद रखिए, जो एस के धर हैं ये न्यायाधीश थे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं एस के दर, जो इस समिति के अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम पर एस के दर समिति बनी थी। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी दिसंबर 1948 में, जिसमें इन्होंने बताया कि राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसमें प्रशासनिक दृष्टि से परिवर्तन लाने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए भले आप नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, ऐसा कहा एस के दर समिति ने। और उन्होंने भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन के प्रावधान को, इस विचार को खारिज कर दिया गया। ठीक है, एस के दर समिति द्वारा। एस के दर समिति की जो रिपोर्ट थी, इसकी समीक्षा करने के लिए, इस पर फिर से विचार करने के लिए दिसंबर 1948 में ही जेबीपी आयोग, जेबीपी समिति का गठन किया गया। इसके 3 सदस्य थे। जेबीपी समिति के 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया, इसीलिए इसे कहा गया जेबीपी आयोग। जेबीपी आयोग का गठन दिसंबर 1948 में किया गया। यह भी भाषा के आधार पर जो एक आयोग गठन हुआ था एस के दर, इसके रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए कि उसकी रिपोर्ट कहां तक सही है, क्या सच में बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, इस पर विचार करने के लिए जेबीपी आयोग का गठन किया गया। इसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अप्रैल 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इन्होंने भी स्वीकार किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही नहीं है, भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। किंतु ये भारत एक लोकतंत्र है और यदि जनता चाहती है कि नए राज्य का गठन भाषा के आधार पर हो तो किया जा सकता है। अर्थात लोक भावना को ध्यान में रखते हुए यदि ये जो प्रदर्शन है, जो जन समूह है, वो काफी बड़ा हो जाता है, तब हम नए राज्यों का गठन भाषा के आधार पर कर सकते हैं। ऐसी सिफारिश की जेबीपी कमेटी ने। ठीक है, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया, उस समय भी इसे लागू नहीं किया गया, जिसके कारण ये मांग उग्र हो गई, बहुत उग्र, व्यापक तौर पर आंदोलन चालू हो गया नए राज्यों के गठन पर। और इसी का परिणाम था कि 1952 में आंध्र प्रदेश को पृथक राज्य बनाने के लिए, इस आंध्र प्रदेश को पृथक राज्य बनाने के लिए 1952 में आंध्र प्रदेश को पृथक राज्य बनाने के लिए पोट्टी श्रीराम वेल्लू द्वारा 56 दिन का अमरण अनशन कर दिया गया। और इस अनशन के दौरान ही पोट्टी श्रीराम वेल्लू की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, ये जो आंदोलन चल रहा था वो काफी उग्र और हिंसक हो जाता है, जिसके कारण सरकार को तत्काल इस नए राज्य का गठन करना पड़ता है। इसलिए 1953 में पोट्टी श्रीराम वेल्लू की मृत्यु के पश्चात
1953 में भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। आंध्र प्रदेश जो कि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश 1953 में इसका गठन कर दिया गया। जब आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया तो जो बचे हुए राज्य थे, जो अब तक भाषा के आधार पर राज्यों के नए राज्यों की मांग कर रहे थे, उन्होंने भी अपना उग्र प्रदर्शन चालू कर दिया कि हमें भी नए राज्य चाहिए जो कि भाषा के आधार पर गठित हो। इस पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई 1953 में, जिसे फजल अली आयोग, फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जाना जाता है। 1953 में फिर से एक आयोग का गठन किया गया, जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। फजल अली को इनका अध्यक्ष बनाया गया इस समिति का, इसलिए कहा गया, इसे एक और नाम फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसमें 3 सदस्य थे, 3 सदस्य। एक अध्यक्ष था जो कि फजल अली थे और 2 और सदस्य थे। ये 2 सदस्य थे के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इस प्रकार ये तीनों मिलकर एक आयोग के सदस्य बने, एक आयोग का निर्माण किया गया इन तीनों को मिलाकर, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में। इस प्रकार 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसके फजल अली अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर इसके सदस्य थे। इसके 3 सदस्य थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने 30 सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में उसने राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया बताई और उसने बताया कि भाषा के आधार पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाना चाहिए। उसने भी, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, उसने भी भाषा को आधार नहीं बनाया था। ठीक है, भाषा के आधार पर इसका गठन नहीं किया गया था। ये कहा गया कि भाषा के आधार पर गठन करना इस संघ की एकता और अखंडता को प्रभावित करेगा। इसलिए बेहतर ये है कि जो राज्यों का गठन हो रहा है वो प्रशासनिक दृष्टि को सुगम बनाने के लिए, आर्थिक दृष्टि को सुगम बनाने के लिए नए राज्यों का गठन किया जाए। इस प्रकार गठन के लिए उसने बताया, उसने जो सिफारिश की उसमें कुल 16 राज्य शामिल थे और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। उसने कहा कि 16 राज्यों का गठन किया जाए और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएं। तो ये 16 राज्य उसने जो बताए थे वो कौन कौन से, यदि ये जानना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है। ये 16 राज्य जो थे वो कौन कौन से थे। तो पहला था जम्मू कश्मीर। 16 राज्यों के मैं नाम लेने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है पंजाब, जम्मू कश्मीर, पंजाब। तीसरा है राजस्थान। राजस्थान के बाद जो गुजरात और महाराष्ट्र है ये एक में शामिल था और इस प्रकार इसे मुंबई कहा जाता था। बंबई, बंबई जो था वो हमारा चौथा राज्य था, बंबई। इसके बाद था कर्नाटक, जो आप जानते हैं, उसे पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था। 5वां राज्य था मैसूर और 6वां राज्य था केरल। केरल से लगा हुआ है जो वर्तमान में आप तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, इसे उस समय मद्रास कहा जाता था, मद्रास। ये मद्रास था 7वां राज्य। 8वां राज्य था इसी के ऊपर आंध्र प्रदेश, जो कि हमने 1952 में बनाया था, पोटी श्री राम वैल्यू के अमरण अनशन के पश्चात। इस प्रकार आंध्र प्रदेश 8वां राज्य बना। 9वां राज्य जो था वो था उड़ीसा, जिसे हमने 1912 में बना लिया था। ठीक है, 1912 में उड़ीसा राज्य बन चुका था। इसके ऊपर था पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल और इससे लगा हुआ था असम, जिसे हमने 1912 में बना लिया था। बिहार, जो 1912 में बना था, बिहार और उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अलावा एमपी। ये हो गए 14 राज्य। ठीक है, और 2 विदर्भ और हैदराबाद, इन 2 को मिलाकर हो गए टोटल 16, जिसकी सिफारिश की थी राज्य पुनर्गठन आयोग ने। और जो 3 केंद्र शासित प्रदेश कहा था उसमें था दिल्ली, मणिपुर और अंडमान निकोबार। इन 3 क्षेत्रों को उसने केंद्र शासित प्रदेश में शामिल करने की बात की थी, दिल्ली, मणिपुर और अंडमान निकोबार। इस सिफारिश को जब संसद में प्रस्तुत किया गया तो संसद ने इसमें विचार करने के पश्चात 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण को मंजूरी दे दी। इस रिपोर्ट के आधार पर उसने 14 राज्य
और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की बात की। और ये 14 राज्य कौन कौन से थे? जो अभी मैंने आपको राज्य का क्रम बताया 16, इसमें से यदि विदर्भ और हैदराबाद को हटा दिया जाए, विदर्भ और हैदराबाद को हटा दिया जाए, जो बचे हुए 14 राज्य हैं, ये थे वे 14 राज्य जिन्हें संसद ने अनुमति दी थी। फिर से मैं एक बार आपको गिना देता हूं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, बंबई, कर्नाटक जिसे हम मैसूर के नाम से जानते हैं, कर्नाटक, केरल, मद्रास, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इस प्रकार के 14 जो राज्य थे वो संसद के द्वारा अनुमोदित कर दिए गए, उस पर अनुमति दे दी गई कि इन 14 राज्यों का गठन किया जाए। और जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसने 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन संसद ने इसे 6 कर दिया। जो उसने 3 कहा था वो तो बने ही, दिल्ली, मणिपुर और अंडमान निकोबार। इसके अलावा जो 3 थे वो थे त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय एक ही लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 3 थे त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप या मिनिकॉय, इन 3 को और शामिल किया। इस प्रकार से 6 केंद्र शासित प्रदेशों को हमारे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण कर लिया गया हमारे भारत संघ में। अब जो नए राज्यों का निर्माण किया गया, इन जो राज्यों को है उनके सीमा में परिवर्तन करके जो नए राज्य बने हैं, हम उनके क्रम के बारे में अब चर्चा करते हैं कि उनका निर्माण कब कब किया गया है। हमने देखा कि 1956 में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी नए राज्यों की मांग में कमी नहीं आई। नए राज्यों की मांग फिर भी जारी रही। इसी क्रम में 1956 में पांडिचेरी जो क्षेत्र था उसे भारत संघ में प्रवेश दिला दिया गया, उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1956 में पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और भारत संघ में शामिल कर लिया गया। इस क्रम में यदि हम आगे बात करें तो 1 मई 1960 को जो हमने 14 राज्यों का गठन किया था उसमें से एक राज्य था बंबई। इस बंबई का पुनर्गठन किया गया और नए राज्य का गठन किया गया। इस मुंबई था जो उसको 2 भागों में बांट दिया गया। ऊपर का जो गुजराती भाषी क्षेत्र था, जो गुजराती कल्चर से रिलेटेड था, उसे गुजरात बनाया गया और जो नीचे का भाग था उसे महाराष्ट्र बना दिया गया 1960 में। इस प्रकार जो बंबई प्रांत था उससे 2 अलग अलग राज्य का गठन किया गया। जो पहला राज्य था वो था गुजरात और उसी का दूसरा पार्ट था महाराष्ट्र। इस प्रकार जो 15वां राज्य बना, 14 के पश्चात जो 15वां राज्य बना, नया राज्य था वो था गुजरात। इस प्रकार गुजरात जो है हमारा 15वां राज्य के रूप में भारत संघ में शामिल हुआ। 1961 में, इसके पश्चात 1961 में फिर से 3 जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें से जो गोवा वर्तमान में राज्य है ये 1961 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल हुआ था। इसे भारत ने पुर्तगालियों से जीतकर इन तीनों क्षेत्रों को, गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली, जो कि पुर्तगालियों के अधीन थे, इसे जीतकर भारत संघ में इसका प्रवेश कराया गया 1961 में। 3 केंद्र शासित प्रदेश बने, दादर नागर हवेली, दमन दीव और गोवा। इन तीनों को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था वर्तमान में 1961 में, ठीक है। इसके बाद 1963 में जो असम का क्षेत्र था, ये जो असम का क्षेत्र है ये पहले केवल असम कहलाता था, इसे विभाजित कर दिया गया और नए राज्य नागालैंड का गठन किया गया। नए राज्य नागालैंड का गठन किया गया इस असम को तोड़कर 1963 में नागालैंड 16वां राज्य बना हमारे भारत संघ का। इस प्रकार आगे देखते हैं तो हम पाते हैं कि 1966 में जो पंजाब क्षेत्र था, ये जो पंजाब राज्य पहले केवल पंजाब था, इसे 2 भागों में पृथक कर दिया गया। जो नीचे का भाग है वो पंजाब कहलाया और जो ऊपर का भाग है वो हरियाणा कहलाया। इस प्रकार हरियाणा एक नया राज्य बना जो कि क्रम में 17वां राज्य है भारत संघ का, हरियाणा। और यहीं पर 1966 में पंजाब और हरियाणा की राजधानी के रूप में चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। और क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में मतभेद उत्पन्न हो गया कि चंडीगढ़ किसकी राजधानी बनेगी,
इसलिए उसे संघ शासित प्रदेश घोषित करके दोनों की ही राजधानी घोषित कर दिया गया। दोनों की एक ही राजधानी है चंडीगढ़। इसे 1966 में किया गया था। इसके पश्चात 1969 में जो मद्रास क्षेत्र था, ये मद्रास जो क्षेत्र है, इसका नामकरण किया गया, नाम में परिवर्तन किया गया और इसे तमिलनाडु बना दिया गया। तमिलनाडु, पहले ये आंध्र प्रदेश अलग हुआ इस क्षेत्र से। पहले इन सभी को एक में मद्रास कहा जाता था, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को मिला के क्या कहा जाता था? मद्रास। हमने देखा कि 1952 में आंध्र प्रदेश को हमने पृथक कर दिया। अब बारी थी ये जो मद्रास था उसका नामकरण करने की, तो हमने इसे तमिलनाडु नामकरण किया। 1969 में मद्रास को हमने तमिलनाडु बना दिया। इसके पश्चात 1971 में 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हुआ था। इसे राज्य का दर्जा दिया गया 1971 में और ये 18वां राज्य बना भारत संघ का। ये जो हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश, इसे राज्य का दर्जा दिया गया था 1971 में और इसे भारत संघ में शामिल कर दिया गया। पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था, अब इसे राज्य बना दिया गया। इस प्रकार ये 18वां राज्य बना भारत संघ का। 1972 में 3 राज्य बनाए गए, जिसमें था त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर ये उत्तर पूर्वी राज्य थे जो नागालैंड के बाद बनाए गए थे असम से अलग करके। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर 1972 में। इस क्रम में 1973 में मैसूर राज्य का नामकरण किया गया कर्नाटक के रूप में। अभी तक मैसूर को कर्नाटक नहीं बोला जाता था, मैसूर बोला जाता था, लेकिन 1973 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसे कर्नाटक कहा गया। कर्नाटक 1973 में नाम परिवर्तन किया गया इसका। इसके आगे 1975 में मैंने आपको पहले भी बताया कि 1975 में जो सिक्किम हमारा क्षेत्र था, इसे अर्ध राज्य का दर्जा प्राप्त था और 1975 में इसे पूर्ण राज्य बनाया गया 36वां संविधान संशोधन करके। और जो 2A जोड़ा गया था, जब आर्टिकल 2 में बता रहा था तब आपको बताया था कि इसके लिए 2A जो जोड़ा गया था उसे समाप्त कर दिया गया 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में। और ये नया एक राज्य बनकर सामने आया सिक्किम, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 1975 में। 1974 में ये अर्ध राज्य था और 1975 में ये पूर्ण राज्य बन गया। इस प्रकार सिक्किम 1975 में पूर्ण राज्य बना। इसके आगे यदि हम देखें तो 1987 में जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश वो 23वां राज्य बना। 23वां राज्य अरुणाचल प्रदेश जो उत्तर पूर्वी राज्य है वो असम से अलग होकर 23वां राज्य बना। और इसके साथ मिजोरम, ये जो मिजोरम है ये 24वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ 1987 में। 1987 में 2 राज्य बनाए गए, नीचे मिजोरम और ऊपर अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार 2 राज्य 1987 में बने। 1987 में ही जो गोवा था उसे भारत में शामिल करके एक राज्य का दर्जा दिया गया गोवा को 1987 में और ये 25वां राज्य बना। 25वां राज्य गोवा के रूप में शामिल किया गया 1987 में। इसके बाद आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया है 2000 में और इसी के साथ छत्तीसगढ़ के साथ 2 और राज्यों का गठन किया गया, जिसमें से पहला था उत्तराखंड, ये उत्तराखंड, ठीक है, और दूसरा था झारखंड। इन 2 राज्यों का गठन छत्तीसगढ़ के साथ किया गया। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना, 9 को उत्तराखंड बना और 15 नवंबर को झारखंड का गठन किया गया। इस प्रकार 2000 में इन 3 राज्यों का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना, 27वां राज्य उत्तराखंड था और 28वां राज्य था झारखंड। इस प्रकार 2000 तक हमारे भारत संघ में 28 राज्य थे। अभी 2014 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को पृथक करके 2 राज्यों में बांट दिया गया। जो एक आंध्र प्रदेश जो था वो तो था ही, इसके अलावा तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया 2 जून 1914 को। तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इस प्रकार हमारे भारत जो संघ है उसमें कुल 29 राज्य अभी वर्तमान में स्थित हैं।
इसके अलावा हम देखते हैं कि जो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे वो तो बाद में आपने देखा कि उनमें से कुछ को राज्य बना दिया गया है। तो अंतिम रूप से जो 7 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में है वे कौन कौन से हैं, यदि हम इसकी चर्चा करें तो हम देखते हैं कि 1956 में दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को बना दिया गया था। ये पहले शामिल नहीं था, मैंने बताया था कि 1956 में पांडिचेरी को भी शामिल किया गया भारत को स्वतंत्र करने के बाद, है ना। तो इस प्रकार ये 4 दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप 4 1956 में गठित हुए। 1961 में दमन-दीव और दादर नागर हवेली को शामिल किया गया। मैंने आपको पहले बताया है इस बारे में भी कि 1961 में दमन-दीव और दादर नागर हवेली को शामिल किया गया। इसके बाद 1966 में हमने देखा जब पंजाब राज्य का गठन कर रहे थे तो चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। इस प्रकार ये 7 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम हैं जो कि भारत संघ में शामिल हुए थे। ये पूरी जो प्रक्रिया थी, जो पूरा क्रम था राज्यों के बनने का, वो आपके सामने है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय परिषद के गठन के बारे में कि क्षेत्रीय परिषद क्या होता है, उसका गठन किस प्रकार से होता है। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा इसमें राज्यों का गठन का क्रम यही समाप्त होता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का क्रम। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय परिषदों के बारे में। याद रखिएगा ये क्षेत्रीय परिषद की जो संकल्पना थी, जो इसके प्रणेता थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुशंसा पर ही ये क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन भी 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के तहत इस क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किया गया। धारा 15 के तहत इस क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किया गया। क्योंकि इस क्षेत्रीय परिषद का निर्माण अधिनियम के द्वारा हो रहा है इसलिए इसे एक वैधानिक संस्था कहा गया। वैधानिक संस्था कहा गया। संस्थाएं 3 प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि संवैधानिक, संवैधानिकोत्तर और वैधानिक। जो संविधान में वर्णित है वो संवैधानिक संस्था और जिसका निर्माण अधिनियम के द्वारा किया जाता है उसे वैधानिक संस्था कहा जाता है। इसी प्रकार जो क्षेत्रीय परिषद है उसका निर्माण धारा 15 के तहत हो रहा है, इसलिए इसे एक वैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था 1956 में। ठीक है, अब देखिए कि ये जो क्षेत्रीय परिषदें हैं इसका प्रमुख कौन होता है। तो याद रखिएगा जो केंद्रीय गृह मंत्री होता है, जैसे कि वर्तमान में राजनाथ सिंह जी, जो केंद्रीय गृह मंत्री होगा वो इस क्षेत्रीय परिषद का प्रमुख होगा, वो इसका अध्यक्ष होगा। इसके अलावा उस राज्य जहां पर ये क्षेत्रीय परिषद है उस राज्य का मुख्यमंत्री या प्रशासक, यदि केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां पर प्रशासक होगा, तो उस राज्य का मुख्यमंत्री या प्रशासक और 2 अन्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अध्यक्ष जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री होगा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रशासक और 2 अन्य मंत्री इसके सदस्य होंगे। इसका कार्य क्या होगा, यदि क्षेत्रीय परिषद का गठन किस उद्देश्य से किया जा रहा है, वो किस प्रकार कार्य करेगी। तो याद रखिएगा जो क्षेत्रीय परिषद का निर्माण है वो राष्ट्रपति को उस क्षेत्र के संबंध में विचार प्रकट करने के लिए बनाया जाता है इस क्षेत्रीय परिषद को, कि वो जो राष्ट्रपति है उसे क्षेत्रीय मामलों की जानकारी प्रदान कर सके कि उस क्षेत्र का माहौल कैसा है, वहां क्या गतिविधियां संपन्न हो रही हैं, इन सब चीजों की जानकारी देने के लिए राष्ट्रपति को ताकि वो जानकारी दे सके, इसलिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। 1956 में जब इसका गठन किया गया तो 5 क्षेत्रीय परिषदें थी। 5 क्षेत्रीय परिषदें ये कौन कौन सी थी, तो याद रखिएगा दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और इलाहाबाद, ये चारों दिशाओं में थी। क्षेत्रीय परिषद में बहुत सारे राज्यों को शामिल किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कलकत्ता है तो उसके आसपास के जो राज्य होंगे वो उस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आएंगे। ये जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, इलाहाबाद और बम्बई, ये जो 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं ये मुख्यालय है क्षेत्रीय परिषदों के। क्षेत्रीय परिषदों के मुख्यालय हैं। यदि हम उत्तर की बात करें तो उत्तर का मुख्यालय दिल्ली को बनाया गया है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है वो कलकत्ता है। इसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो बम्बई है और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो चेन्नई है। और इसी प्रकार जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय बनाया गया है इलाहाबाद को। इलाहाबाद मध्य जो क्षेत्रीय परिषद है उसका मुख्यालय है। इसके अलावा 1956 में ये 5 थी, इनकी संख्या 1971 में बढ़ गई और ये 6 हो गई। वर्तमान में जो क्षेत्रीय परिषद है उसकी संख्या 6 है। 1971 में एक नई क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किया गया
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, और इसका मुख्यालय बनाया गया गुवाहाटी को। गुवाहाटी असम का क्षेत्र है, इसे उत्तर पूर्वी जो क्षेत्रीय परिषद है उसका मुख्यालय बनाया गया। इस प्रकार वर्तमान में हमारे पास 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं, इनकी संख्या 6 है क्षेत्रीय परिषदों की, जो कि विभिन्न नाम मैंने आपको बताया कि कहां पर ये स्थापित किए गए, इनके मुख्यालय कौन कौन से होंगे। इस प्रकार ये क्षेत्रीय परिषद था। इस प्रकार हम देख लिए कि भाग 1 में राज्यों का गठन कैसे होता है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन कैसे किया गया, कब कब कौन से राज्य बने, ये पूरा भाग 1 था जो आज मैंने आपको बताया। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि कोई समस्या है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। थैंक यू। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com